हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कृषि और संबद्ध जो गतिविधियाँ हैं, इस सेगमेंट में अब तक हमने काफ़ी चर्चा की। आज हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं पीडीएस की और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीडीएस के बारे में, ठीक है। पीडीएस का फुल नेम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहले हम लोग समझ लें ये होता क्या है। समाज के कमजोर वर्गों को, जिनकी क्रय शक्ति बहुत कमजोर है, जो गरीब हैं, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ने ये योजना शुरू की पीडीएस, क्योंकि वो लोग बाजार मूल्य सामान्य तौर पे ऊंचे होते हैं, वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए सरकार पीडीएस के थ्रू गरीबों के कल्याण के लिए अनाज उपलब्ध कराती है और इसके लिए इनका पूरा देश में नेटवर्क बना हुआ है और इस पर काफ़ी सब्सिडी सरकार देती है। सब्सिडी का अर्थ होता है कि लागत से कम दाम पे। अगर 1 किलो गेहूं के उत्पादन की लागत आ रही है 18 रुपये, लेकिन सरकार उनको दे रही है 3 रुपये में, यानी जो 15 रुपये है वो सब्सिडी है। सब्सिडी का अर्थ होता है लागत से कम दाम। सब्सिडी का अर्थ होता है आर्थिक लागत जो है, लागत से कम दाम पर उपलब्ध कराना, उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो पीडीएस के थ्रू सरकार लागत से कम दाम पे उपलब्ध कराती है। पहले राशन कार्ड सबका बनता था, जो गरीबी रेखा के ऊपर हो नीचे है सबके लिए थी, लेकिन सरकार अब धीरे धीरे सब्सिडी का बोझ कम करने की कोशिश कर रही है और सरकार का ये कहना है कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनको पीडीएस का लाभ ना मिले तो ज़्यादा ठीक है। तो इसके तहत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। फर्स्ट, 1992 में रीवैम्प्ड पीडीएस। रीवैम्प्ड पीडीएस का अर्थ होता है नवीकृत पीडीएस, यानी उन क्षेत्रों में जो शहरी मलिन बस्तियां हैं, जनजातीय इलाका है, पर्वतीय इलाका है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पर्वतीय इलाके हैं, जो रिमोट है बिल्कुल, जहाँ पे जाते गरीबी है, वहाँ पे लागत से काफ़ी कम दाम पे सरकार अनाज मुहैया कराती है। इसी तरह सरकार ने 1997 में टीपीडीएस शुरू किया। टीपीडीएस, इसका फुल नेम टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड का अर्थ हुआ लक्ष्य युक्त। क्या लक्ष्य था? इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, एपीएल और बीपीएल। एपीएल का अर्थ हुआ एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, और नीचे गरीबी रेखा से नीचे। सरकार का ये कहना था, चूंकि गरीबी रेखा से जो ऊपर हैं इनकी आर्थिक मजबूती है इनकी तुलना में, तो इनमें आर्थिक लागत के बराबर ही लगभग देंगे। जितनी आर्थिक लागत आ रही है उसी मूल्य पे खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।
और तभी देंगे जब इन लोग से बचेगा, बीपीएल परिवारों से और अंत्योदय परिवारों से। और बीपीएल का अर्थ हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको आर्थिक लागत से कम दाम पे देना। तो कहने का अर्थ है कि वर्तमान में सरकार पीडीएस की त्रिस्तरीय व्यवस्था चला रही है। वर्तमान में भारत सरकार पीडीएस की त्रिस्तरीय व्यवस्था चला रही है। फर्स्ट, अंत्योदय, दूसरा बीपीएल, तीसरा एपीएल। अंत्योदय का अर्थ हुआ गरीबों में सर्वाधिक गरीब, गरीबों में सर्वाधिक गरीब, यानी जिसकी पॉवर्टी इंटेंसिटी, गरीबी गहनता अधिक हो, ज्यादा गरीब हो बेचारे, इनको बहुत ही कम दाम पे 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल गेहूं मुहैया कराया जा रहा है। बीपीएल जो इनकी तुलना में इनका स्तर थोड़ा ठीक है। और एपीएल की बात तब आती है जब खाद्यान्न बचेगा इन दोनों से, तब एपीएल सेक्टर को अनाज दिया जाएगा। यह सरकार की व्यवस्था है। अब बात आती है सब्सिडी की। मैंने बोला कि ये जो दोनों सेक्टर हैं, अंत्योदय और बीपीएल, इन दोनों सेक्टर को सरकार की कोशिश ये है कि हम लागत से कम दाम पे दें, जिसको खाद्यान्न सब्सिडी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी, ये थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लें। ये क्या होता है फूड सब्सिडी? फूड सब्सिडी का अर्थ हुआ कि एफसीआई सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के तहत, अगर सपोज करिए 1 किलोग्राम गेहूं, 1 केजी गेहूं की आर्थिक लागत है लगभग 18 रुपये, और सरकार इसको दे रही है 8 रुपये पे, तो ये जो 10 रुपये का अंतर है, गैप है, ये खाद्यान्न सब्सिडी है जो भारत सरकार एफसीआई को देगी। भारत सरकार एफसीआई को देगी, ये खाद्यान्न सब्सिडी है। अब वर्तमान में सरकार एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था कई प्रदेशों में लागू करने की कोशिश कर रही है, लागू हो भी रही है। इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा पड़ेगा, असर पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि सपोज करिए कोई मजदूर रहने वाला बिहार का है, वो बॉम्बे में जा रहा है नौकरी करने, तो उसका राशन कार्ड तो बिहार में बना हुआ है, लेकिन वो महाराष्ट्र में भी उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, राशन कार्ड की दुकानें हैं पीडीएस वाली, वहाँ से अनाज सस्ते दाम पे अनाज ले सकेगा। यानी इसको बोलते हैं इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, इससे काम आसान हो गया है, इससे काफ़ी पारदर्शिता भी आई है, और जो फर्जी राशन कार्ड हैं वो पकड़ में आ रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्नों की हम लोग चर्चा उसकी भी कर लें। ठीक है, अब हम लोग पहले कुछ क्रांतियों की बात कर लें। तमाम पीली क्रांति, नीली क्रांति एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से पूछे जाते हैं, इसकी हम लोग बात कर लें। पहला है भारत में कृषि क्षेत्र की कुछ क्रांतियां। फर्स्ट, हरित क्रांति। मैंने बताया था खाद्यान्न उत्पादन, जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनके उत्पादन से संबंधित जो चीज़ है उसको हरित क्रांति बोलते हैं। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड जिससे संबंधित है,
1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया था किसने? वर्गीज कुरियन ने किया था। और कई ऑपरेशन 1, ऑपरेशन फ्लड 1, ऑपरेशन फ्लड 2, ऑपरेशन फ्लड 3, ऐसे ऑपरेशन, इस काफ़ी दूध उत्पादन में क्रांतिकारी चेंजेस आ गए हैं। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। तीसरा है भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये है उर्वरक उत्पादन से संबंधित, फर्टिलाइजर। उसके बाद आता है पीली क्रांति, ये सरसों या जो तिलहन है, तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, ऑयल सीड, उससे संबंधित जो क्रांति है। फिर है लाल क्रांति, ये टमाटर से भी संबंधित है, उसके उत्पादन से, और फ्लैश, मांस के उत्पादन से भी संबंधित है। सुनहरी क्रांति, गोल्डन, ये हॉर्टिकल्चर क्षेत्र की है, बागवानी संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, ये प्रॉन, झींगा उत्पादन, प्रॉन, ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, झींगा। उसके बाद है नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मछली उत्पादन। उसके बाद है रजत क्रांति, ये है अंडा एवं मुर्गी पालन। गोल क्रांति, आलू उत्पादन संबंधित है। ब्लैक क्रांति, काली क्रांति, यह पेट्रोल तथा तेल के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से संबंधित क्रांति है। बादामी क्रांति, यह है मसालों के उत्पादन संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति, जिसको सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, कृषि क्षेत्र के ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये इन क्रांतियों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रश्न आया हुआ है, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति, पीत मतलब येलो, क्रांति संबंधित है। नंबर 1 खाद्यान्न से, नंबर 2 मत्स्य मछली से, नंबर 3 तिलहन से, तिलहन मतलब ऑयल सीड, नंबर 4 दूध। तो इसका जवाब है सी, तिलहन से। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, सॉरी। पहला अल्टरनेट है तीसरी, ए है तीसरी, बी है 5वीं, सी है 7वीं और डी है 9वीं। इसका जवाब है तीसरी। और तीसरी जो योजना थी वो 1961 से 1966 के बीच थी, थर्ड 5 ईयर प्लान। और इसी के बीच में हरित क्रांति भी हुई थी। तो सीधा सा है कि हरित क्रांति की जरूरत इसीलिए पड़ी, कृषि उत्पादन काफ़ी डबाडोल था, निगेटिव में था, इसलिए क्रांति की बात हुई। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। क्रांतियों से एक और प्रश्न आया हुआ है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, ए, बी है तिलहन उत्पादन से, सी है दुग्ध उत्पादन से, डी है मछली उत्पादन से। तो मैंने बताया था कि ब्लू रिवोल्यूशन मछली के उत्पादन से संबंधित है और इसके लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 2006 में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में की गई है, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्रों से भी घिरा हुआ तमाम नदियां हैं जहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है और रिच प्रोटीन का स्रोत है मछली, ओमेगा 3 का स्रोत है मछली, काफ़ी रिच है मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में।
तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। सर्वाधिक मछली उत्पादन इस समय चाइना में हो रहा है सबसे अधिक। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी भारत की, नंबर 1 110%, बी 135%, सी 160%, डी 185%। तो इसका जवाब है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत की फसल गहनता 139% है, यानी 135%। अब जरा बात कर ले हम लोग फसल गहनता की। फसल गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी होती क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी होती है कि कितना एरिया हम बो रहे हैं और टोटल कितना एरिया मेरा खेती का है, उससे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तभी निकलती है। सपोज करिए आपके पास टोटल 10 हेक्टेयर खेत है, 10 हेक्टेयर खेत है, और आप पूरे 10 हेक्टेयर में ही खेती कर रहे हैं एक सीजन में, एक साल में केवल, तो 10/10 ये हुआ एक, यानी 100%। तो भारत की, ये हर स्टेट की भी अलग अलग होती है, लेकिन भारत की वर्तमान में 139% के आसपास है इंटेंसिटी। इसको ऐसे भी निकालते हैं। सपोज करिए कि आपकी 10 हेक्टेयर खेत है और आप रबी में 10 हेक्टेयर पूरा बो लिए, खरीफ में भी 10 हेक्टेयर बो लिए, और जायद में केवल 3 हेक्टेयर बोए। 3 क्रॉप सीजन मैंने बताया था। तो ऊपर क्या हुआ, 23/10 मल्टीप्लाई 100, यानी 230% क्रॉप इंटेंसिटी हो गई। यानी रबी में भी पूरा हम बोलिए, मेरे पास केवल 10 हेक्टेयर खेत था, हम रबी की फसल में पूरे 10 हेक्टेयर में खेती कर लिए, गेहूं सरसों को रखी, फिर खरीफ में धान भी, चावल भी बो दिए पूरे 10 हेक्टेयर में, और केवल 3 हेक्टेयर में हम समर में जायद में बोए। तो ये 230% है। ऐसे निकालते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, किसको कहते हैं? फर्स्ट नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी जी.एस. खुश, और डी वी.पी. पॉल। इसका जवाब है नॉर्मन बोरलॉन्ग। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिनको 1970 में 1970 में नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? फर्स्ट पंतनगर, ए, बी बेंगलोर, सी कानपुर, डी दिल्ली। इसका जवाब है पंतनगर। ये यहाँ पे पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पंतनगर में, और यही हरित क्रांति की जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? कौन उससे संबंधित नहीं था? फर्स्ट ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी सी सुब्रमण्यम, सी इंदिरा गांधी, और डी रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका जवाब है डी रफ़ी अहमद किदवई, क्योंकि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत में, तो भारत में इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन,
और तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अतः डी इसका जवाब नहीं होगा, डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वितरित किए जाने वाले जो अनाज पर कीमत बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? जब सरकार पीडीएस से जो अनाज बांटी जाती है, जब उसकी कीमतें बढ़ाती हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ए, किसानों को आकर्षक कीमत मिले। बी, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। सी, इस योजना में जो निहित उपादान है उसका भार कम हो। उपादान मतलब सब्सिडी, राज्य सहायता, उसको कम किया जा सके। और डी है, इस योजना से लाभ कमाना। तो इसका जवाब है सी, इस योजना में जो सब्सिडी है उसको कम करने की बात होती है। मैंने बार बार कहा कि पीडीएस में आज के डेट में फूड सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी सबसे अधिक है। सरकार गरीबों की भलाई के लिए लागत से कम दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा करने के लिए। तो अगर सरकार पीडीएस से जो मिलने वाला अनाज है उसका दाम बढ़ाती है तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि वो सब्सिडी के भार को कम करना चाह रही है। तो इसका जवाब यही होगा सी, कि इस योजना में जो निहित सब्सिडी है उसको कम करने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मैंने बताया था कि ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन की शुरुआत हुई थी, और मैंने एक वीडियो में चर्चा भी किया था कि अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद जिला है गुजरात का, दुग्ध उत्पादन में काफ़ी आगे रहा है। कैसे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू अपना कारोबार आगे बढ़ाया है, आज क्रांति आ गई है दूध की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड सेकेंड निम्न से किससे संबंधित है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, सी मत्स्य उत्पादन, और डी स्वच्छ जलापूर्ति। इसका भी जवाब वही है, दुग्ध उत्पादन ही है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड के कई फेज थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये काफ़ी सफल रहा सिद्ध ये कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 1950 से 1990 40 वर्ष की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर लगभग 3 गुने से अधिक हो गया, 3 टाइम्स। फिर भी सही अर्थों में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। आज भी भूखों बहुत लोग मरते हैं। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? नंबर 1, हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही है, बिल्कुल सफल नहीं रही है। 2, सेकंड पॉइंट है, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। तीसरा है, मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया है। मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया है। और चौथा है, हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं मिले हैं। तो निम्नलिखित उत्तर का चयन करिए। नंबर ए है कि 1, 2, 3 सही है, बी है 1, 2, 4 सही है, सी है 1, 3, 4 सही है, और डी है 2, 3, 4 सही है। इसका जवाब है ए, 1, 2, 3। जो ऊपर के 1, 2, 3 हैं ये तीनों सही हैं। कैसे? इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रही है। मैंने बताया था कि हरित क्रांति से क्षेत्रीय विषमता, रीजनल इम्बैलेंसेज उत्पन्न हुए। जैसे यूपी में देखा जाए तो पश्चिमी यूपी थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन पूर्वी यूपी पिछड़ गया। छोटा ही खंड था यूपी का। पंजाब हरियाणा के छोटे भाग, जो बड़े वहाँ किसान थे
जो संपन्न थे, जो सिंचाई की सुविधा, जो महंगे उन्नत किस्म के बीज खरीद सकते थे, वही क्रांति ला पाए, बाकी लोग नहीं ला पाए। दूसरा, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्यान्न के भाव बहुत अधिक है। बिल्कुल सही बात है। गरीबों की कमाई इतनी नहीं है कि वो, उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं है कि वो अनाज पूरा खरीद ले, इसीलिए अनाज खाए बिना मर रहे हैं। और तीसरा, मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं व धान पर अधिक बल दिया गया था। सही बात है। इधर मोटे अनाजों का उत्पादन अब थोड़े जाके सरकार जागरूक हुई है और मिलेट वर्स और अब मोटे अनाजों के प्रति, वरना केवल धान और गेहूं पे ही फोकस किया गया था। और चौथा, हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को मिले हैं। ये बिल्कुल गलत है। हरित क्रांति के जो लाभ मिले थे वो बेसिकली गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि को मिले थे। नकदी फसल बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। तिलहन दलहन भी घट गया था उत्पादन या कमी रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? हरित क्रांति से भारत के जो बेनिफिट वाले राज्य हैं, कौन बेनिफिट, किसके लिए, किस सेक्टर, किस रीजन के लिए बेनिफिशियल रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन? नंबर ए, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। बी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सी, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। और डी, तमिलनाडु, आंध्र और केरल। तो इसका जवाब है सी। मैंने शुरू में ही कहा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 में खरीफ फसल से हुई। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा। तो इसका जवाब है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न और है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। नंबर एक, भारतीय किसानों को ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड में पार्टिसिपेशन, सहभागिता, भारतीय किसानों की वैश्विक कृषि व्यापार में सहभागिता। बी, फसल बाद खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना। सी, फसलों के भंडारण में सुधार। और डी, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव प्रदान करना, प्रोत्साहित करना एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये डी है ऑप्शन। तो इसका जवाब है डी, क्योंकि बाकी जो तीन है वो द्वितीय हरित क्रांति में शामिल हैं। पहले हम इसकी चर्चा कर लें कि ये द्वितीय हरित क्रांति क्या है। मैंने अपने पहले के वीडियो में ये चर्चा किया था कि पहली जो हरित क्रांति हुई थी 65-66 के आसपास, वो केवल कुछ खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित रही। बाकी तिलहन, दलहन, सब्जी और मुर्गी पालन, सुअर पालन, ये सब जितने सब सेक्टर हैं, सब्जी, फूल, ये सब को टच नहीं किया फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। इसीलिए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई। और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जिसको सदाबहार क्रांति भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कृषि विविधीकरण योजना, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफाइड मतलब अब विभिन्नता लाइए कृषि उत्पादन में। केवल गेहूं चावल तक ना, केवल मोटे अनाज पैदा करिए, सब्जियों का उत्पादन करिए, झींगा उत्पादन करिए, मछली उत्पादन करिए, पिगरीज, पोल्ट्री फार्म, ये सब का, ऑयल सीड, पल्स सीड, इस पर काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है। तो बाकी जो तीन अल्टरनेट हैं कि हमें फसल के भंडारण में सुधार करना है, कोल्ड चेन बनाना पड़ रहा है ताकि खराब ना हो फसलें, हार्वेस्टिंग के बाद क्षति कम से कम हो,
और विश्व व्यापार में भी सहभागिता एग्रीकल्चर की हो। इन सब चीज़ों को सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में शामिल किया जा रहा है। लेकिन विदेशी निवेश की जो बात है, कृषि सहभागिता की बात है और विदेशी निवेश की जो बात है, ये अब तक नहीं की गई है सेकंड रिवोल्यूशन में बात। इसका जवाब डी होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और जो और महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपको अगर प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए निश्चित तौर पे। ओके, थैंक यू।